वैष्णवी बेटा, वैष्णवी क्या हुआ बेटा? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? छोड़ दो मुझे दीदी, मुझे जाने दो। वैष्णवी बता क्या हुआ है? क्यों रो रही है? चुप, क्या हुआ मुझे बता। दीदी मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ, तंग आ गई हूँ मैं अपनी जिंदगी से। बस अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही हूँ। खत्म करने जा रही है? क्यों बेटा, क्या हुआ? तेरी शादी तो तेरे माँ बाप ने अच्छे घर में की थी ना? अच्छे घर में की थी दीदी, लेकिन मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, ना अच्छी सास मिली, ना अच्छा पति मिला। बेटा मुझे खुल के बता, बात क्या है? बता मुझे। दीदी मैं किस्मत को दोष दूं या भगवान को दोष दूं? आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन भगवान ने आज तक मेरी गोद सूनी रखी है। आज तक मुझे कोई बच्चा नसीब नहीं हुआ दीदी, कोई बच्चा नसीब नहीं हुआ। और इसी का ताना मैं अपने पति से सुनती हूँ, अपनी सास से सुनती हूँ, कभी बांझ कहलाती हूँ तो। है कलमुही, अरे सारे मेहमान बाहर बैठे हुए हैं और तेरे से अभी तक चाय नहीं बनी। अरे एक बच्चा तो नहीं दे सकती है, कम से कम मेहमानों के लिए ढंग से चाय तो बना ले, हैं? हमारे घर की इज्जत बनी रहेगी। जी माँ जी, लाती हूँ अभी। जी माँ जी, चुपचाप से लेकर आ जा बाहर। अरे कलमुही कहाँ मर गई? भूखा मारेगी आज हमें। ये लीजिए माँ जी, खाइए, ये लीजिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे बराबर में बैठेगी? नीचे बैठ, नीचे बैठ। पर माँ जी। क्या माँ जी, सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रही है वो? एक बच्चे का सुख तुमसे दिया नहीं जा रहा, हमारी बराबरी करोगे तुम? नीचे बैठ, नीचे बैठती हो, बैठ। बेटा तू मेरे साथ चल, आज तेरे पति और तेरी सास के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर वो ताना देना भूल जाएंगे। और तू चिंता मत कर बेटा, भगवान ये तेरी गोद ना जरूर हरी भरी करेगा, जरूर। तो चल मेरे साथ, चल तो। अच्छा हुआ चली गई अपना काला मुंह लेकर। जब से इस घर में आई है ना, सारा सुकून ही चला गया है। तू चिंता मत कर, तेरे लिए ना इससे भी सुंदर बहू लेकर आऊंगी मैं। कम से कम मुझे दादी बनाएगी और तुझे बाप बनाएगी, बांझ कहीं की। और मर जा कहीं जाके तो अच्छा है। सही कह रही हो माँ, बोझ ही बनी हुई थी इस घर पे वो। अरे एक बच्चे का सुख तो दे नहीं पा रही थी मुझे, अब तो मर जाए अच्छा है वो। तो फिर आ गई अपना काला मुंह लेकर, मरी नहीं कहीं जाकर। और ये किसको अपना हिमायती बना के लाई है? चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा। और तेरे जैसे बेअकल औरतों का अकल ठिकाना लगाने का काम करती हूँ मैं, डायन कहेगी। अरे डायन भी 10 घर छोड़ के बाहर करती है, और तू अपने घर को नाश करने चली है। ओए तमीज से बात कर। तू जानती नहीं है, एक फोन करूंगा ना जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देगी अभी। अबे तो पुलिस बुला ले या फोर्स बुला ले, चिंगारी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, समझा? अरे हमने किया क्या है और हमारे घर में कैसे घुसी चली आई? किया क्या है? अरे अब भी कुछ बच गया है क्या करने के लिए? ये बताइए कि आप लोगों ने क्या नहीं किया है। माँ जी, आपको मैंने कितना प्यार किया था, कितना सम्मान दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी आपकी सेवा में। और आपने क्या किया मेरे साथ? मुझे बांझ का नाम दे दिया। और आपकी तो कितनी सेवा करती थी ना मैं रात दिन। आपको पति नहीं भगवान माना था मैंने, और आपने मुझे अकेले मरते में छोड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। और एक बात बताइए, डॉक्टर को जब हमने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने क्या बोला था कि कमी सिर्फ मुझ में नहीं है, कमी हम दोनों में है। तो फिर बात का नाम मुझे ही क्यों मिले? सब कुछ मुझे ही क्यों सहना पड़े? तो बुढ़िया, भगवान ने तेरी झोली में इस औलाद का सुख दिया है ना, तो इसलिए नहीं दिया
कि किसी औरत को तू बांझ बोले अगर भगवान से औलाद नहीं दे रहा तो याद रखना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कल को ये औलाद का सुख भी छीन सकता है, समझे? और सुन, ये चिंगारी तुझे श्राप देके जाती है, श्राप। बहुत जल्दी तू इस औलाद से वंचित हो जाएगी, वंचित। चिंगारी जी, नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, मेरे बच्चे को इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। मैंने इसके साथ जो कुछ किया ना, मैं उस सब चीजों के लिए सब माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, पर आप ऐसा श्राप मत दीजिए, मत दीजिए। हाँ चिंगारी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, गलती हम दोनों की है। बच्चे के मुंह में आके इसके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए, और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता था कि कमी हम दोनों में है, लेकिन अपनी मर्दानगी दिखाने के चक्कर में सारा ब्लेम मैंने इस पर डाला। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद कभी इसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा इसको प्यार करूंगा, हमेशा इसकी कदर करूंगा, चाहे मैं औलाद का सुख प्राप्त हो या ना हो। मैं माफ कर दीजिए। अरे नहीं माँ जी, आप लोग ऐसे हाथ जोड़ के मुझसे माफी मत मांगिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए तो बस वही बहुत बड़ी बात है। मेरा टूटा हुआ घर मुझे वापस मिल गया। सुन लिया, ये होती है नारी, और ऐसी होती है हमारी भारतीय नारी, समझे? और वैष्णवी बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देके जा रही हूं, देखना 9 महीने बाद ना तेरे घर में किलकारी गूंजेगी, किलकारी, और बधाई लेने ये चिंगारी आएगी। और माँ जी, बहू का कैसे ध्यान रखना है ना, शायद मुझे लगता नहीं कि अब दोबारा बताने की जरूरत है। तो तू बहुत बहुत शुक्रिया चिंगारी दीदी, आपने मेरा टूटा हुआ घर बचा लिया। हमेशा खुश रहे बेटा, खुश रहे। चल बेटा। और इंस्पेक्टर, डंडा नीचे रख। तू जानता नहीं है, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और अगर चिंगारी भड़क गई ना, तेरा पूरा खानदान जल के राख हो जाएगा, समझा? ओए, तेरी जैसी चिंगारी को जुत्ती से बुझाती हूँ मैं। सीमा पटेल नाम है मेरा। ए चिंगारी, जब जेल में तेरा तेल निकाला जाएगा ना, जब तुझे पता चलेगा, शायद तुझे सिद्धांत कश्यप के सिद्धांतों के बारे में नहीं पता। एक बार थाने चल, जब तुझे पता चलेगा कि सिद्धांत कश्यप क्या है, समझ गई? ओए सिद्धांतवादी, तूने क्या सोचा? ये हथकड़ी तूने लगाई है? अगर तू ऐसा सोच रहा है ना, तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि चिंगारी की मर्जी के बिना ना चिंगारी को कोई छू भी नहीं सकता। बड़ा घमंड है तुझे अपने ऊपर। सीमा पटेल नाम है मेरा। तेरी जैसियों की नाक में नकेल डालना अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? अब आए ना असली मुद्दे पर। और सुन, मैंने तेरे सारे गुनाहों की लिस्ट बनाकर ना अपने थाने में चिपका रखी है। एक बार थाने चल, मैं तुझे एक एक कर कर तेरे सारे गुनाह गिनवाऊंगा। अगर मैंने चुपचाप ये हथकड़ी लगवा ली ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप थाने चली जाऊंगी। पहले ये बता, किस जुर्म में गिरफ्तार किया है मुझे? पूरी 25 एफआईआर दर्ज है तेरे खिलाफ। जिन जिन को तूने मारा है ना, और जिनके तूने हाथ पैर तोड़े, उन सब ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट कराई है थाने में, समझ गई ना? अब तेरी सारी दादागिरी निकलने वाली है। सीधी तरह चल रही है या फिर पुलिसी हथकंडा अपनाऊं मैं? अगर पुलिसी हथकंडे पे आ गई ना, तो तू अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी। तू क्या सोच रहा है इंस्पेक्टर? तू चिंगारी को थाने ले जा पाएगा? चिंगारी को चाहने वाले हजारों लाखों में हैं। रास्ता जाम हो जाएगा, फोर्स बुलानी पड़ेगी रास्ता खुलवाने के लिए। सिद्धांत सर, यो चिंगारी तो नेताओं की भाषा में बात कर रही है हमसे। इसकी सारी नेतागिरी निकाल दूंगा। एक बार थाने तो चलने दे इसे, वहीं तेल निकालूंगा तेरा। चल। और इंस्पेक्टर, मेरी बात सुन ले, उसके बाद तू जहां बोलेगा ना, वहां ये चिंगारी जाएगी। और मैंने उन हरामियों के हाथ पांव क्यों तोड़े हैं ना, अगर तेरी बहन, बेटी या फिर बीबी को कोई हरामजादा छेड़े या फिर उसके साथ मनमानी करे, तो तू क्या करेगा? बोल, क्या करेगा? उसके हाथ पांव तोड़ेगा या फिर पूजा की थाली लेके आरती उतारेगा उसकी, कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए मैं तेरी आरती उतार रहा हूं? बोल, मारेगा या फिर आरती उतारेगा? कानून किस लिए बना है?
कानून से सजा दिलवाऊंगा उसको। वाह वाह इंस्पेक्टर, कानून और कानून के रखवाले। जहाँ पे वारदात होती है ना, वहां ना तो कानून होता है और ना ही कोई कानून का डर और ना ही कोई कानून का रखवाला। वहां पे होती है डरी हुई, सहमी हुई, घबराई हुई लड़की और हवस से भरे सुअर हराम के पिल्ले। उन लोगों को सजा दिलाने के बजाय मैं उन लोगों को यह बोलती कि भैया रुक जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाके पुलिस बुला के लाती हूँ, तब तक मेरा इंतजार करो। नहीं, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। वही चीर फाड़ के फैसला कर देती हूँ, इंतजार नहीं करती मैं किसी का, समझे? शायद तुझे कानून की ताकत का अंदाजा नहीं है चिंगारी। कानून की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ है ये चिंगारी। कानून एक मकर जाल की तरह है जिसमें सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फंसते हैं और बड़े जानवर उस कानूनी मकर जाल को तहस नहस करके निकल जाते हैं। और किस कानून की बात कर रहा है इंस्पेक्टर तू? इंस्पेक्टर, बलात्कार की शिकार लड़की जब मर जाती है ना, तो पोस्टमार्टम में उसका शरीर को चीर फाड़ दिया जाता है और वहीं पर अगर उसको कर्मी को थोड़ी सी भी खरोच आ जाए ना, तो उसे पूरा इलाज दिया जाता है, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है और फिर शुरू होता है ये कानूनी नाटक जो कि 10-15 साल लगा ही देता है। और उस बीच में उस शर्मनाक घटना को याद करके लड़की के माँ बाप पल पल रोते हैं, तड़पते हैं। इंस्पेक्टर सिद्धांत कश्यप जिस कानून की बात कर रहा है ना, अगर वो कानून सही तरीके से जांच करवाए तो आधे से ज्यादा बेकसूर जेल में बंद मिलेंगे और कसूरवार बाहर घूम रहे होंगे। इसलिए चिंगारी ने अपनी अदालत बना रखी है, अपना कानून बना रखा है और चिंगारी की अदालत में तारीख नहीं सजा मिलती है, वो भी सजा ऑन द स्पॉट। चिंगारी मरने से नहीं डरती और ना ही मारने से डरती है। चिंगारी सिर्फ डरती है तो हारने से डरती है, समझा? सीमा, मुझे लगता है कि हम किसी गलत घर में आ गए। ये चिंगारी का घर नहीं है, चलो यहां से। सही कह रहे हैं सर आप। मैंने भी किसी से सुना था कि चिंगारी इंदौर चली गई है अपनी गुरु माँ के पास। तुमने एकदम सही सुना, चिंगारी इंदौर में ही है। चलो। इंस्पेक्टर हजारीलाल चौरसिया साहब, मैं विनीता यादव की जमानत कराने आई हूँ। चिंगारी, पहले तो अपने दिमाग में अच्छी तरह ये बात डाल ले कि ये तेरा घर नहीं, मेरा पुलिस स्टेशन है और यहाँ तेज आवाज में बात करने का मतलब मैं तुझे भी हवालात में डाल सकता हूँ। और हाँ, तेरी जानकारी के लिए बता दूँ, ये इंस्पेक्टर हजारीलाल चौरसिया थोड़ा दिमाग से हिला हुआ है। अगर विनीता यादव को हवालात से बाहर नहीं किया गया ना, तो जो थोड़ा सा हिला हुआ है ना, पूरा हिला के रख दूंगी मैं। अरे विनीता ने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जो तूने उसको हवालात में बंद कर रखा है? विनीता को आज की रात हवालात के अंदर ही गुजारनी पड़ेगी। और सुन, उसने कोई मामूली अपराध नहीं किया है, अपने ही पति का सर फोड़ डाला है। उसके ऊपर इतनी खतरनाक धारा लगने वाली है ना कि विनीता यादव की जमानत नहीं होने वाली, समझी? हजारीलाल चौरसिया साहब, रात में किसी भी लड़की या फिर औरत को हवालात में बंद करके नहीं रखा जा सकता, इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ। तो तू इंस्पेक्टर हजारीलाल चौरसिया को कानून सिखाएगी? सिखा नहीं रही हूँ, याद दिला रही हूँ जो तुम भूल गए हो। चिंगारी, तूने उस आदमी की हालत नहीं देखी। तुझे पता है इस औरत ने उसे कितनी बेरहमी से मारा है? वो तो उसकी किस्मत अच्छी है कि इस डॉक्टर ने उसे बचा लिया, नहीं तो मर जाता वो। इसने पूरी प्लानिंग कर ली थी उसे मारने की, मांग में चुटकी भर सिंदूर भरवाने की इतनी बड़ी सजा भुगत रही थी, समझे? और वो नीचता की सारी हदें पार कर रहा था। अच्छा चिंगारी, तुम ही बताओ कि कौन कौन सी हदें पार कर दी थी विनीता के पति ने? इसके प्राइवेट पार्ट में बियर और शराब डालता था वो कमीना, सिगरेट से इसके नाजुक अंगों को जलाता था और प्राकृतिक मैथुन करवाता था इसे। और जब ये मना करती थी ना, बेल्ट और डंडों से मारता था ये। एक रात की तो बात है, अपने 2 दोस्तों को लेके आया वो और बोला तुझे खुश करना उन दोनों को। बता, एक बात बता हजारीलाल, ऐसे में कौन सी औरत अपने पति की पूजा करेगी? इसीलिए इसने इसका सर फोड़ा, और कोई दूसरी औरत होती ना तो गला काट देती उसका, समझा? चिंगारी, जो बातें तुम मुझे बता रही हो ना, वो मुझे विनीता भी बता सकती थी ना, लेकिन इसने तो कोई जुबान नहीं खोली। वो जिंदा तो दिख रही है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन अंदर से मर चुकी है बेचारी, उसकी आत्मा मर चुकी है, उसकी चेतना मर चुकी है। अरे शादी के सिर्फ 2 ही साल हुए थे उसके, और 2 साल में क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया इसने। जब ऐसी बात थी तो इसने थाने में आके कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा पति मुझे तंग कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है? तुमको ही क्यों बताया?
हजारी लाल जी, औरत के दिल में अगर कोई बात घर कर जाती है ना, तो शर्म बेशर्मी का जहर औरत की जिंदगी को खोखला कर देता है। और जो बात इसको अपनी सहेली और भाभी को बतानी चाहिए ना, इसने अपने बाप को बताई थी। और पता है बाप ने क्या बोला कि बेटा लड़का कैसा भी हो, तुझे जिंदगी उसी के साथ काटनी है। लड़का है, छोटी मोटी गलतियां कर ही सकता है। और रही बात पुलिस कंप्लेंट ना करने की ना, तो ये जो चिटकुटी चैनल है जो सेकंड हैंड मोबाइल ले गलियों गलियों में घूम रहे हैं, 2-4 हजार व्यूज के लिए किसी को बदनाम के लिए तैयार रहते हैं। और मैंने इसको कितनी बार बोला है कि तू बता तो उस कुत्ते को मैं 1 मिनट में सीधा कर दूंगी, लेकिन हर बार इसने हाथ जोड़ के बोला कि दीदी जो चीजें पर्दा में है ना, कल अगर समाज के बीच में आई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। और आज इसका सब्र का बांध टूट गया और इसने उसका सिर फोड़ डाला, समझे? वकील साहब, हम बोल रहे हैं इंस्पेक्टर चौरसिया। अरे चौरसिया साहब, आपने अपने परम शत्रु वकील को कैसे याद कर लिया आज? वकील और इंस्पेक्टर में तो कुत्ते और बिल्लियों जैसा वैर होता है। बताइए कैसे याद किया आपने? वकील साहब, मेरी नज़र में आपसे ज़्यादा ईमानदार कोई वकील नहीं है, इसलिए मैंने आपको याद किया। इस जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया हजारी लाल जी। वकील साहब, मैं आपको एक केस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कोई भी केस नहीं हारते। फिलहाल तो आप टाइम निकाल कर थाने आ जाइए, क्योंकि एक महिला का केस है, उसको जमानत दिलवानी है। जी ठीक है, आप आ जाओ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। दीदी कहाँ चल रहे हैं? यार उस बच्ची को हॉस्पिटल देखने जा रहे हैं ना। अच्छा ठीक है। सारा सामान रख दिया ना? हाँ, सारा सामान रख दिया और गाड़ी में अब कुछ रखने की जगह भी नहीं है। और दवाइयाँ रख ली हैं? हाँ। दीदी स्कूटी को रोक दिया। पहलवान, वो देख, लगता है ये दोनों अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं। अरे दीदी कहीं घूमने जा रहे होंगे, कहीं दर्शन करने जा रहे होंगे। बेटा, घूमने जाने वाले ना ऐसे रोते नहीं है। वो देख, उसकी माँ कैसे रो रही है। अरे राधिका, अब रोना धोना छोड़ो, जो भी हमारे साथ होगा देखा जाएगा। मेरा मन नहीं कह रहा है जी, ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक हो रहा है क्या? अरे सब ठीक हो रहा है, मैं हूं ना, चिंता काहे को करती हो? आज इन दोनों को सबक सिखा के दम दूंगा। जिस पेड़ की छाव में रहकर तुम लोग बड़े हुए हो, उसी पेड़ को काट के सूखने के लिए डालने जा रहे हो तुम लोग। आप गलत समझ रही हैं। ये हम दोनों को छोड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम दोनों इन दोनों को आश्रम छोड़ने के लिए जा रहे हैं। क्या? हाँ। ये हमें छोड़ने नहीं जा रहे, हम इन्हें छोड़ने जा रहे हैं। माफ करना मुझे, गलतफहमी में आके मैंने आपके साथ बदतमीजी की। माफ करना मुझे। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और समाज की बिगड़ी सोच को सुधारने का काम करती हूँ मैं। ये मेरा इकलौता बेटा आकाश और ये मेरी बहू आकांक्षा। दरअसल हम दोनों बूटा बूटी इन दोनों की आंखों में खटक रहे थे। हमारी बहू हमें घर से अलग रहने के लिए कह रही थी, और इससे पहले कि ये हमें अपने घर से अलग करें, हमने इन दोनों को घर से अलग करने का फैसला कर लिया। अरे ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, कमाई सब कुछ मेरा है, और मेरी कमाई पर अगर अपना कोई हक जताए, ये मुझे मंजूर नहीं है बिल्कुल। मम्मी पापा, हमें माफ कर दीजिए। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। वेरी गुड, तो गाड़ी में बैठो और जाओ। तुम्हारा आश्रम में रहने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है और वहाँ के इंचार्ज से मेरी बातचीत हो चुकी है। तुम्हें रहने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। वाह वाह, बिल्कुल सही फैसला आपका। ये औलादें अपने आप को समझती क्या है और माँ बाप को क्या समझती हैं? बेसहारा या फिर लाचार? अरे नकलमंदों, कौन समझाए कि माँ बाप कभी लाचार और बेसहारा नहीं होते। अरे इन औलादों को माँ बाप के सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन माँ बाप अपने दम पे खड़े होते हैं। ये औलादें जो होती है ना, माँ बाप के बिना एकदम चल भी नहीं सकती और अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो सकती। चिंगारी जी, हमारी हिम्मत की दीवारें अभी इतनी जर्जर नहीं हुई कि कोई हमारे जज्बातों की छतों को रौंद कर चला जाए। जिनके चलने के लिए हमने रास्तों से कांटे हटाए, वही हमारी राहों में गड्ढा खोदने चले थे। माँ जी, बिल्कुल सही डिसीजन आपका। इससे बहुतों को सीख मिलेगी कि आजकल बच्चे माँ बाप को आश्रम नहीं भेज रहे, बल्कि माँ बाप अपने बच्चों को आश्रम भेज रहे हैं। दीदी इन्होंने तो उल्टी गंगा बहा के दिखा दिया। सही कह रहा है पहलवान, आज तक तो सबने सीधी गंगा बहती हुई देखी होगी और इन दोनों ने तो उल्टी गंगा ही बहा दी। मजा आ गया भाई।
पापा हमें माफ कर दो, हम वहाँ पर नहीं रह सकते हैं। वहाँ का एटमॉस्फेयर हमें सूट नहीं करेगा। अच्छा, तो जो बेटे अपने माँ बाप को आश्रम में भेज देते हैं उन बेटों को ये समझ नहीं आता क्या कि वहाँ का एटमॉस्फेयर भी उनके माँ बाप को सूट नहीं करेगा? है बेटा, जो डिसीजन मैंने ले लिया है ना, अब मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। गाड़ी में सामान पैक रखा है तुम्हारा, बैठो और फुर हो जाओ, जाओ। और राधिका, आज हम एक बहुत सुंदर सी मूवी देखने के लिए चले हैं और उसके बाद साथ में बैठकर किसी रेस्टोरेंट में अच्छा खाना भी खाएंगे। अभी तक हम अपने बच्चों के लिए जीते रहे हैं और अब हम अपने लिए जिएंगे, पैसा अपने ऊपर खर्च करेंगे। राधिका, हाँ। चिंगारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी तरफ से बोली। बहुत बहुत शुक्रिया चिंगारी जी। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। आप लोगों ने जो पहल की है ना, देखना समाज बहुत हद तक सुधरेगा। और हाँ, आज तक तो माँ बाप को वृद्धाश्रम जाते हुए देखा होगा ना, इस बार जरा तुम लोग एक्सपीरियंस करके आओ, समझे? चल पहलवान। देख मल्होत्रा, अभी तक मामला शांत है क्योंकि मामला दबा हुआ है। अगर ये मामला उछला ना तो तुम दोनों की पोल पट्टी खुल जाएगी। ये बताओ दोनों, किनकी बेटी कहाँ है? क्या किया इनकी बेटी के साथ तुम लोगों ने? अरे चिंगारी जी, क्या कहते हैं आप? अब मेरा बेटा तो 7 महीने से मद्रास में है। मैंने मद्रास का इतिहास नहीं पूछा, ये बता इनकी बेटी कहाँ है? 10 दिन से मेरी बेटी से मेरी बात तक नहीं हुई, उसका फोन बंद जा रहा है। ये लोग बहुत चालिक हैं, पता नहीं इन्होंने मेरी बेटी के साथ। अरे हमें क्या पता तुम्हारी बेटी कहाँ गई है? अरे 10 दिन से तुम्हारी बेटी हमें बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे इसमें हम क्या कर सकते हैं? कहाँ चली गई है बिना बताए? देव कुमार जी क्या बोल रहे हैं? आपकी बेटी 10 दिन से लापता है और आपने कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी नहीं की? चिंगारी जी, आपको पता है बेटी का मामला है, इसीलिए तो मैं आपको लाया हूँ। अब आप ही कुछ करिए। दीदी देखो, एक दोनों को कितने खतरनाक लग रहे हैं। इनकी आंखें तो देखो, डेंजरस लग रही हैं। तू सही कह रहा पहलवान। देखो, तुम लोग की भलाई इसी में है कि सच सच बता दो, वरना पुलिस आके सच्चाई गुलवाई ना तो बहुत पछताओगे तुम लोग, समझे? चिंगारी जी, पिछले 10 दिन से मैं इन लोगों को फोन मिला रहा हूँ, इन लोगों ने मेरा फोन तक उठाना बंद कर दिया। इसीलिए प्रयागराज से मैं आपके पास आया हूँ। और एक बात और, ये दोनों बहुत लालची इंसान हैं। देव कुमार जी, आप चिंता मत करो, चिंगारी के सामने तो मुंह बोल पड़ते हैं। और सुनो, मौन व्रत रखने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई बता दो वरना तुम्हारे हलक में हाथ डाल के सच्चाई निकाल लूंगी मैं। 10 सेकंड है तुम लोग पास, सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड में नहीं बताए ना तो देखना मेरा दूसरा रूप। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 9 8 7 6 5 4 3 2। चिंगारी जी, हमें माफ कर दो, हमारे मन में लालच आ गया था ना। मेरे बेटे के लिए ना बहुत बड़े घर से रिश्ता आ रहा था। दाएं बाएं की कहानी मत सुनाओ मुझे, ये बताओ कि बेटी कहाँ है? दाएं बेटी की पागल खाने में। पागल खाने में? मेरी बेटी पागल खाने में? इन्होंने मेरी भूल से बच्ची को पागल खाने पहुंचा दिया। संभालिए अपने आप को, संभालिए। मेरे बेटे के लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आ रहा था। वो एक बंगला दे रहे थे, डुप्लेक्स, और गाड़ी दे रहे थे महंगी, और 50 तोला सोना भी। हमने 3 महीने में तुम्हारी बेटी को दवा खिला खिला के पागल कर दिया और पागल खाने भेज दिया। अरे पैसे के नीच लालची इंसानों, तुम दोनों ने इनकी बेटी को जीते जी मौत के कुएं में ढकेल दिया। अरे क्या कसूर था उस बेटी का जो तुमने उसको पागल बना दिया? बोलो। इन्होंने अपने सारा कुछ बेच के अपनी बेटी की शादी तुम लोगों के घर में की थी ताकि यहाँ पे बेटी इनकी सुखी से रहेगी, लेकिन नहीं, तुम दोनों ने उसको पागल करार दे दिया। देख देख इस बाप के आंख के आंसुओं को। अरे अपने कलेजे के टुकड़े को यहाँ पे विदा किया था इनने, लेकिन तुमने इसके बदले में क्या दिया? उसको पागल खाने पहुंचा दिया। अरे खुद की बेटी होती ना तब तुम्हें इनका दर्द समझ आता, लेकिन खुद की बेटी नहीं है ना, इसलिए दर्द समझ नहीं पाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, जो तुम लोगों ने उस मासूम के साथ हस्र किया ना, चिंगारी उससे भी बदतर हस्र करेगी तुम लोगों के साथ। एक बात अपने भेजे में घुसा लेना। इन्होंने मेरी फूल जैसी बच्ची को पागल खाने भेज दिया, पता नहीं अब वो किस हाल में होगी।
दीदी इन्होंने ना इनकी बेटी को पागल खाना भेजा ना, तो इनके बेटे को भी पागल खाना हम भेजेंगे। सही कह रहा पहलवान, बता कौन से पागल खाने में इनकी बेटी? बोल। वो दिल्ली के MK मेंटल हॉस्पिटल में है। 10 दिन पहले ही हमने उसको वहां पर एडमिट करा दिया था। हमें माफ कर दो, हम ले आएंगे अपनी बहू को, हम उसका इलाज कराएंगे और उसको ठीक कर देंगे। आप यकीन करो मुझ पर। बिल्कुल ठीक कर देंगे अपनी बहू को, हम बिल्कुल ठीक करवा देंगे। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो मैं तुम्हें मुझसे बताते सब कुछ दे देता। आखिर मेरे बाद सब कुछ मेरी बेटी का ही तो है। मैं अपने को बेच के भी तुम्हारे लिए पैसे ला देता। मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ ऐसा तो ना करते। देख मल्होत्रा, माफी मांगने से मामला यहाँ दबेगा नहीं। अब तो ये मामला पुलिस पे पहुंचेगा। पुलिस वाले जब तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ेंगे ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। पहलवान, पुलिस का फोन कर। नहीं चुप, फोन कर। नहीं दीदी, नहीं दीदी। चिंगारी जी आप माफ कर दो हमें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुंह बंद, मुंह बंद। गलती हो गई दीदी, गलती हो गई दीदी, माफ कर दो। तुम लोगों को मौका दूंगी नहीं। तुम लोगों को जब जेल में डाल के ठुकाई करवाऊंगी ना, तब तुम लोग अकल ठिकाने आएगी। आप बोलो, आपकी बेटी मेरी बेटी जैसी, मैं वापस लाऊंगी। अरे दीदी माफ कर दो दीदी, मैं लेकर आऊंगी। चिंगारी जी, आपके लिए कुछ और लाऊं? अरे नहीं राधा जी, पेट बिल्कुल फुल हो गया। और ये तो कहने को पहलवान है, पहलवान वाले कोई गुण नहीं है इसमें। तो फिर एक एक कप कॉफी हो जाए? हाँ, कॉफी चलेगी। हाँ। लेकिन थोड़ी चीनी कम। माँ जी मेरी वाली कॉफी में ना थोड़ा चीनी ज्यादा डाल देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माँ जी, आपके बेटे बहू नजर नहीं आ रहे। चिंगारी जी, आपके आशीर्वाद से ना मेरी बहू की गोद भर गई, इसलिए मैंने उनको ना वैष्णो देवी दर्शन के लिए भेजा है। बस आते ही होंगे। लो आ गए वो। नमस्ते मम्मी। नमस्ते मम्मी जी। आ गए आप दोनों? माता रानी के दर्शन अच्छे से हुए ना? हाँ माँ, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। ये किन्नर को घर पे क्यों बिठाया हुआ है और खाना भी खिलाया हुआ है? खाना खिला दिया ठीक है, लेकिन ये बर्तन अलग कर देना, इनमें खाना नहीं खाएंगे हम। कैसी बातें कर रहा है रितेश? ये वही चिंगारी जी हैं जिनके ताबीज से ना मेरी बहू की गोद भरी है। खुश है बेटा, सदा से। तान्या तू पागल हो गई है क्या? तू भी माँ की तरह किसी के भी पैरों में अपना नाक रगड़ने लगती है। ये आप क्या बोल रही हो? क्या हो गया आपको? रितेश, माफी मांग चिंगारी जी से। अरे दादा जी, कोई बात नहीं, बच्चा बुद्धि है ना, बोल दिया तो क्या हो गया। और वैसे भी हमें ये सब सुनने की आदत है। नहीं नहीं चिंगारी जी, जब सारे डॉक्टरों की तरफ से हार मान चुकी थी, तब मैं आपकी शरण में आई थी और गुहार लगाई थी कि मेरी बहू की गोद भर जाए। तब आपने बिना सोचे समझे ताबीज बनाया, पानी पड़ के दिया, तब कहीं जाके मेरी बहू की गोद भरी। तो मैं आपका अपमान कैसे सहन कर सकती है चिंगारी जी? माँ कैसी बेकार बातें कर रही हो तुम। मतलब ये डॉक्टर, दवाइयाँ, मेडिकल सब एकदम बेकार है, ये अंधविश्वास सब कुछ है। साइंस कहां से कहां पहुंच चुका है और तुम कहां अभी इन अंधविश्वासों में फंसी हुई हो। ठीक है राधा जी, अब चलते हैं हम। खाना बहुत टेस्टी बनाया था आपने, थैंक यू। चल पहलवा। हाँ दीदी, माँ जी ने खाना खिलाया, बेटे ने आज मेरे को चूरन दे दिया। एक मिनट चिंगारी जी। रितेश, ये क्या उल्टा सीधा बोले जा रहा है तू? माफी मांग चिंगारी जी से। हाँ रितेश, मम्मी जी ठीक बोल रही हैं। क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो आप? माफी मांगिए प्लीज। यार तुम दोनों ना पागल हो गए हो। और माँ, तुम ये किसी को भी घर में बिठा लोगी क्या? हाँ ठीक है, उन्होंने ताबीज दिया था बना के, 100-200 रुपए दे के रफा दफा करते, घर में बिठा लोगे? बेटा, मेरा नाम चिंगारी है और चिंगारी इतना सहती नहीं है। वो तो तुम लोग माता रानी के दर्शन करके आए हो ना, इसलिए मैं चुप हूं। और माता रानी करे तुम्हारे घर में एक सुंदर सा बच्चा हो, मेरा आशीर्वाद है तुम लोगों के ऊपर। चिंगारी जी, ये वैष्णो देवी गया था दर्शन करने के लिए, लगता है अपनी अक्ल और दिमाग वहीं छोड़ के आया है। अरे घर आए मेहमान की कोई ऐसी बेइज्जती करता है क्या?
अरे तो आपके मेहमान हैं, आपने बुलाया है, मैंने थोड़ा ही बुलाया है इनको। और मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। क्या कहा? नफरत है तुझे? हाँ, नफरत है तुझे ऐसे लोगों से? अरे बेशरम, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने मेरे मेहमान की बेइज्जती करे। अरे जिनकी वजह से तू बाप बनने वाला है तो उनकी बेइज्जती कर रहा है। अरे शर्म कर थोड़ी सी। रितेश चुप हो जाओ प्लीज। तुम पागल हो गई हो क्या? घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसे बात करता है? प्लीज रितेश माफी मांगो। अरे नहीं बेटा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और रितेश बेटा, मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आई थी। तुम्हारी माताजी ने मुझे खाने पे निमंत्रण दिया था, अपने हाथों से इतना स्वादिष्ट खाना बनाई और मुझे खिलाया। बस उनकी प्यार की वो डोर ना मुझे यहाँ खींच लेके आ गई। चलो दीदी यहाँ से चलते हैं। नहीं पहलवान, रुक। रितेश बेटा, हम किन्नरों को ना बचपन से बेइज्जती सुनने की आदत है। लोगों के ताने सुन सुन के तो हम इतने बड़े हुए हैं। हम किन्नरों को भगवान भोलेनाथ का अर्धनारेश्वर रूप बोलते हैं, जिनके अंदर भगवान भोलेनाथ भी वास करते हैं और माता पार्वती भी। जब भगवान भोलेनाथ का रूप आता है ना, तो हमारे गुस्से को कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी संभाल नहीं सकता बेटा। लेकिन जब माता पार्वती का वास होता है ना, तो हमारे अंदर भी ममता जाग उठती है, ममता। इसलिए हम लोग आप जैसे लोगों की बातें सुन के चुप होके निकल जाते हैं। लेकिन आज चिंगारी किन्नर आप लोगों को आशीर्वाद दे रही है कि हमेशा खुश रहो आप लोगों के घर में ना किसी भी चीज की कमी ना हो। चल पहलवान। अरे तेरी अकल पे अभी भी पत्थर पड़े हैं। माफी मांग चिंगारी जी से। अरे तेरे जहरीले तीर के ताने सुनकर भी ना तेरी खुशहाल जिंदगी की दुआएं मांग रही है। अरे राधा जी, कोई बात नहीं। कुछ बच्चे ना बचपन से जिद्दी होते हैं, उनमें से ये भी एक है। लेकिन फिर भी चिंगारी आशीर्वाद दे रही है कि हमेशा खुश रहो बच्चों, आगे बढ़ो। चल पहलवान। नहीं दीदी, रुक जाइए, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप सच में देवी हैं दीदी, आप धन्य हैं। आपका कद तो आसमान से भी ऊंचा है और आपकी सहन शक्ति की गहराई सागर से भी गहरी है। मुझे माफ कर दीजिए। रितेश बेटा, मैंने तेरी बातों को कुछ भी बुरा नहीं माना, खड़ा हो जा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर बोलूंगी कि घर के बड़े बुजुर्ग कुछ बात बोले और समझाए ना, उसको सुनना समझना चाहिए। और वैसे भी मुझे आदत है ये सब सुनने की। बस चिंगारी का आशीर्वाद है तुम लोगों के साथ कि हमेशा खुश रहो, तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज की कमी ना हो। चल पहलवान। ठहरिए दीदी, हम माता रानी के दरबार से आए हैं, माता रानी का प्रसाद तो खाकर जाइए। हाँ दीदी, प्रसाद जरूर लेकर जाइए। अरे प्रसाद के लिए तो दुश्मनी मना नहीं करता। हाँ, वैसे भी ये तो मेरा घर है। ला बेटा, लेके आ। भैया अब तो नहीं बर्तन अलग करोगे? अरे भैया, अब तुमसे भी माफी मांग लेता हूँ, ऐसा तो मत बोलो। यार प्राची, माँ नहीं आई आज अभी तक। इतनी चिंता है तो क्यों करवाते हो नौकरी? छुड़वा दो ना। अरे तो पागल है क्या? सरकारी नौकरी है वो, 1.25 लाख रुपए महीने की सैलरी आती है। और वैसे भी माँ के तो 3 साल बाद रिटायरमेंट है, उसके बाद तो पेंशन अपने पास ही आएगी ना। अरे क्यों चिंता कर रहे हो, आ जाएंगी वो, बच्ची थोड़ी ना है। वैसे भी 10 साढ़े 10 तक आ ही जाती हैं। अरे यार 11:30 बज चुके हैं, यही तो टेंशन हो रही है मुझे। अरे यार तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे मेरे सीरियल देखने दो। और हाँ, इतना ही दर्द है ना तो कर लो खुद नौकरी, छुड़वा दो उनकी जॉब। अरे यार मुझे कौन देगा नौकरी, और अगर दे भी देगा तो ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार रुपए सैलरी मिलेगी। अब 20-25 हजार रुपए में तो मैनेज कर पाएगी नहीं ना। और माँ की तो मोटी सैलरी आती है यार, और पेंशन भी मोटी आएगी। हाँ हाँ, तुम्हारे ही तो मुझे, दिन भर घर में रहो, मुझे परेशान करते रहो, माँ से जॉब करवाओ। चिंगारी किन्नर? अच्छा, तो किन्नरों से भी फ्रेंडशिप चलने लगी आजकल। तो बावली है क्या? क्या बोल रही है यार? फिर से? अरे उठा लो, तड़प रही होगी रात में तुम्हारे लिए। यार तू पागल वागल है क्या कुछ? यहाँ वैसे ही दिमाग खराब हो रखा है। मैं स्विच ऑफ कर दूं इसको? ले। अरे अब मेरे पास आ गया। अच्छा, अब मैं बोलूं कुछ? चुप रहो। कौन है ये? हमारा नंबर इसके पास कैसे आया? तो एक बार इससे बात करके देखता हूँ। हाँ, कट गया, मैं खुद करती हूँ। हाँ।
नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं स्विच ऑफ। मुझे लगता है साला कोई हमारे साथ ना प्रैंक कर रहा है। हाँ हो सकता है। खैर छोड़, तूने माँ के लिए खाना बना के रखा है ना? बनाया तो था लेकिन वो हम दोनों ने खा लिया। और वैसे भी माँ जी जब भी लेट आती है अपना खाना लेकर आती हैं। आइए माँ जी, आइए आइए। माँ, अरे क्या हुआ माँ को? तो तुम इनके बेटे हो? हाँ। और ये मैडम इनकी बहू जी। अरे क्या हो गया इनको? बैठिए माँ जी, जल्दी से पानी लेके आइए। पानी लेके आ। बीच सड़क पे ये बेहोशी का हालत मिली मुझे, और इनका फोन भी स्विच ऑफ था। इनसे नंबर पूछा तो आपका और आपकी बीवी का नंबर बताया। मैंने कितनी बार फोन किया लेकिन आप दोनों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और ऐसी हालत में हम इनको छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए ऑटो करके लेके आए हैं। पानी जल्दी लाओ। माँ जी पानी। माँ पीछे पानी। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, हम दोनों बहुत घबरा गए थे। तुम दोनों को देख के तो लग रहा है कि तुम लोग कितने घबरा गए होगे। अरे तुम दोनों को मैंने कितने कॉल नहीं किए, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं रिसीव नहीं किया। इन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता, मैं आऊं चाहे ना आऊं, एक फोन तक करके नहीं पूछते कि माँ तुम कब आओगी। इन्हें आपकी फिक्र नहीं होगी, लेकिन आपकी सैलरी पूरी नजर होगी। वैसे माँ जी क्या काम करती हैं आप, जो इतनी रात तो घर आ रही थी? मैं रेलवे में जॉब करती हूँ। 1 तारीख को जैसे ही तनख्वाह आती है ये मुझसे ले लेते हैं। मैं तो बस इनके लिए एटीएम मशीन बन के रह गई हूँ। अरे बेशर्मो, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। कब तक इनका खून नहीं छोड़ के इनके पैसे पे ऐश करते रहोगे, नालायको। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि हम दोनों रास्ते से गुजर रहे थे और इनकी हालत हमने देखी। कोई बस या ट्रक वाला इनको रौंद के चला जाता, फिर क्या करते तुम लोग, बोलो? चिंगारी जी, मेरे मरने से इन लोगों को कोई दुख नहीं होता, अरे उल्टा तो इनकी चांदी हो जाती। मेरी सैलरी, मेरा बीमा क्लेम, मेरा फंड सब इनको मिल जाता। इन्हें क्या दुख होता मेरे मरने का। ऐसा तो मत बोलो माँ। माँ जी प्लीज ऐसे मत बोलिए, मैं इनको भेजने ही वाली थी आपको देखने के लिए। अरे नालायको, चुप रहो। कितना झूठ बोलोगे? अरे तुम लोगों ने इतना भी जानने की कोशिश नहीं की कि एक नंबर से बार बार दोनों के नंबर पे फोन आ रहा है, कम से कम उठा के बात तो कर ले। वो तो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, नहीं तो तुम दोनों का फोन पे उतार दी होती मैं। दीदी हमने सोचा कि कोई प्रैंक कॉल है। हाँ दीदी, हमें ऐसा ही लगा, इसलिए हमने कॉल रिसीव नहीं की। अरे नालायको, कभी सोचा तुम लोगों ने, जब बच्चा छोटा होता है ना तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं जब वो समय पे घर पे नहीं पहुंचता, लेकिन वही जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना और माँ बाप थोड़ी देर के लिए अगर बाहर निकल जाते हैं तो उसके शक्ल में परेशानी नहीं दिखती। बच्चा तो अपनी मौज मस्ती में रहता है। ये मत भूलो, ये तुम्हारा आने वाला कल है। कल को तुम इसी पड़ाव में आओगे और तुम्हारा बच्चा भी अगर तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा ना तो तुम लोग अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, समझे? और माँ की कद्र करना सीखो। जिसकी माँ नहीं है ना उससे पूछना कि माँ की कद्र क्या होती है, माँ की वैल्यू क्या होती है, माँ की प्रेजेंस क्या होती है लाइफ में। लेकिन तुम्हारी जब माँ है ना तो माँ की कद्र ना समय पे कर लो। कल को ये माँ नहीं रहेगी ना तो तुम लोग अपना सर पीटते रहोगे, लेकिन माँ ये कभी वापस नहीं आएगी, समझे इस बात को? हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आप हमारी माँ को घर तक ले आए। और हाँ दीदी, आज के बाद किसी भी अननोन नंबर से कॉल आएगा ना तो हम लोग ज़रूर रिसीव करेंगे। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी, और हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। अपनी माँ की सेवा करो और कुछ दिनों तक ना इनको ड्यूटी जाने से मना करो, समझे? और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ इनको, ठीक है? माँ जी अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। नमस्ते। चल पहलवान, और हाँ कल मैं आऊँगी, याद रखना।